कमलनाथ का बीजेपी को चैलेंज, बूढ़ा कहने वालों पर कसा तंज, रेस लगाने के लिए भी ललकारा। उपचुनाव में अब आएगा मजा। कमलनाथ कहां है, ये सवाल करने वालों के लिए खुद कमलनाथ ने जवाब दिया है। कमलनाथ को बूढ़ा बताने वालों को उन्होंने रेस लड़ने का चैलेंज दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीख तय हो चुकी है। 30 अक्टूबर को मतदान है। 1 अक्टूबर से तो नामांकन शुरू भी हो चुके हैं। बीजेपी जमीन पर कमलनाथ की उपस्थिति को लेकर सवाल इसलिए भी उठा रही थी क्योंकि वो मैदान में अकेली ही नजर आ रही थी। अब कमलनाथ भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। इसी के मद्देनजर पीसीसी में शनिवार को उन्होंने न सिर्फ बैठक ली बल्कि बीजेपी के आरोपों पर जबरदस्त पलटवार भी किए। इतना ही नहीं, पृथ्वीपुर से टिकट भी फाइनल कर दिया। यहाँ दिवंगत विधायक ब्रजेंद्र सिंह के बेटे नितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। मेरे स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातचीत शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं। शिवराज जी कैसी रेस लड़नी है आपको मेरे से? कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी एक्शन में आए कमलनाथ पर भी निशाना साधने में पीछे नहीं दिखी। देश का चैलेंज देने वाले कमलनाथ को पार्टी ने अस्तबल का घोड़ा बताकर तंज कसा। कमलनाथ फिर रेस लगाना शुरू कर दिए। देख लिए, अब कमलनाथ जी रेस के घोड़े नहीं रह गए हैं, अब वो अस्तबल के घोड़े हैं। कांग्रेस के अंदर कौन कौन से नेताओं ने भी जिन बातों का उल्लेख किया है, चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। जानकारों की माने तो बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ ही टारगेट है, क्योंकि बीजेपी 2018 की हार भूली नहीं है। पीसीसी की कमान संभालने के 6 महीने में ही कांग्रेस को पटरी पर लाकर चुनाव में कमलनाथ ने करिश्मा कर दिखाया था। उपचुनाव की बात करें तो दमोह में भी कांग्रेस जीती है। अगर कमलनाथ की लड़ाई बीजेपी से है तो बीजेपी की जंग कमलनाथ से है। इसलिए कमलनाथ कुछ भी करें, बीजेपी के निशाने पर तो रहेंगे ही। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है रेस में कौन? क्वेश्चन मार्क। निश्चित तौर पर रेस में मध्य प्रदेश की अगर राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी प्रणाली की बात करें तो 2 पार्टियों की राजनीति का ही केंद्र बिंदु रहा है मध्य प्रदेश। तो रेस में यहाँ 2 ही पार्टियाँ होती हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये अलग बात है कि बीते लंबे समय से रेस में 2018 का एक छोटा 14 महीने का वक्फा छोड़ दें तो रेस में बीजेपी मैदान मारती रही है और चुनावी जंग में कांग्रेस को पीछे छोड़ती रही है। लेकिन इसलिए भी छोड़ती रही है कि कांग्रेस की अपनी चुनौतियां भी रही हैं साथ में, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती जो बीजेपी की ताकत है वो कांग्रेस की कमज़ोरी है। बीजेपी के पास लीडर हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है वो है उसका ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस के पास लीडर बहुत अच्छे हैं, मजबूत हैं, लेकिन उसके पास एक चीज़ कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि कार्यकर्ता भी नहीं है उसके पास, कार्यकर्ताओं की भी फौज मौजूद है, गांव-गांव में उसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन एकजुटता का भाव और संगठन की वो शक्ति जो बीजेपी की है और संगठन के लिए निष्काम भाव से काम करने वाले वरिष्ठ नेताओं की कमी। कार्यकर्ता तो फिर भी कहीं कमज़ोर नहीं है, लेकिन जब वरिष्ठ नेताओं के ही धड़े इस तरह से बन जाते हैं, क्योंकि वो क्षत्रपों की पार्टी है और इस समय केंद्रीय नेतृत्व आला कमान के स्तर पर भी चुनौतियाँ हैं कि G23 जो है वो कह रहा है कि CWC का अधिवेशन बुलाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी घोषित करिए, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन कमलनाथ एक चुनौती है और ये चुनौती आज से नहीं है। छिंदवाड़ा हमेशा बीजेपी के लिए, ख़ासतौर से 2000 के बाद अगर हम बात करें, जब बीजेपी का उत्कर्ष आरंभ हुआ, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी, क्योंकि उस समय केंद्र में यूपीए की जो सरकार थी वो नहीं थी, उस समय एनडीए लेड बीजेपी की सरकार थी और अटल जी उसका नेतृत्व करते थे। तो तब से और उसके पहले भी देखें तो छिंदवाड़ा अवैध गढ़ रहा हमेशा कांग्रेस के लिए। और बीते चुनाव में जब सिर्फ एक ही गढ़ था जहां बीजेपी का भगवा परचम नहीं फहराया तो वो छिंदवाड़ा ही था। और फिर कमलनाथ मध्य प्रदेश में डटे हैं, तो टक्कर तो मजबूत है। आज इसी पर बात करेंगे कि
बीजेपी कमलनाथ ही को कांग्रेस मानती है और कमलनाथ ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में है फिरोज सिद्दीकी, युवा नेता प्रवक्ता कांग्रेस के लिए, बहुत स्वागत। नेहा बग्गा जी हैं हमारे साथ, युवा नेता प्रवक्ता बीजेपी, और हर्षवर्धन प्रकाश जी हैं पत्रकार विश्लेषक और बहुत अच्छे कवि शायर, और जिनकी एक कविता जो कोविड-2 के बाद पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में रही कि ये अंधेरा फिर छटेगा, फूल फिर से खिलेंगे, हम फिर से लड़ेंगे, वो कई लोगों ने तो उसे दिनकर जी की कविता मान लिया था। बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। पहली टिप्पणी आपकी हर्षवर्धन जी कि किस तरह आप देखते हैं जंग, यानी बीजेपी ये मान रही है कि लड़ाई तो कमलनाथ जी से ही है, हर नेता के निशाने पर कमलनाथ बीमार हो गए हैं, कमलनाथ बुजुर्ग हो गए हैं, कमलनाथ क्या कर लेंगे, लड़ाई लड़ने, और कई बार भाषाई संयम दोनों तरफ से ही लांघा जाता है। किस तरह देखते हैं आप, क्या कमलनाथ को ही सबसे बड़ी चुनौती मानती है बीजेपी कांग्रेस में? जी देखिए, बीजेपी कमलनाथ को एक कमज़ोर कड़ी समझती है और कई बार वार करते वक्त बिलो द बेल्ट भी हो जाती। किसी भी नेता की उम्र और स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में और भी उदाहरण हैं जो कि उम्र दराज होने के बावजूद बड़े पदों पे आसीन हैं। लेकिन कमलनाथ के साथ दिक्कत ये है साहब कि वो अंतरालों में राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति निरंतर नहीं है। वो कभी तो फील्ड पे दिखाई देते हैं, कभी मीटिंग लेते दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में गायब हो जाते। तो यही वजह है कि भाजपा को उन पे हमला करने का मौका मिल जाता है। और ये जो उपचुनाव होने वाले हैं शरद जी, वो न केवल कमलनाथ बल्कि मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के भी राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले हैं, क्योंकि अटकलों का बाज़ार लगातार गर्म है। तो कमलनाथ का फिर से एक्शन में आना एक बार फिर से नए संकेत देता है, और कमलनाथ ये बता रहे हैं कि वो खेल में बने हैं, रेस में बने हैं और ताकत से लड़ेंगे। जी, तो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी को और फुल टाइमर या कोई फुल टाइमर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को देना चाहिए, जो संगठनात्मक दृष्टि से पार्टी को मजबूत तो करे और उपचुनावों की रणनीति पर भी काम करे और 2023 के लिए भी पैरेलल अपना मैकेनिज्म लेकर सामने आए। जी फिरोज सिद्दीकी साहब। देखिए शरद जी कि कमलनाथ जी एक बड़ा व्यक्तित्व है, ऐसा हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, क्योंकि उनको जनता ने जनादेश दिया है और वो उसको बहुत सहजता से स्वीकारते भी हैं कि अगर कमलनाथ है तो वो छिंदवाड़ा की जनता का आशीर्वाद है, वो बहुत सहजता से स्वीकारते हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमलनाथ जी का मुकाबला नहीं कर पा रही। हर मामले में वो कमलनाथ जी के पीछे चलती है। आज भी कमलनाथ जी ने सिर्फ रेस बोला, पूरी पार्टी जो थी वो उनकी रेस का जवाब देने में लग गई। आप देखिए 2018 में कमलनाथ जी आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद जब वो सरकार चलाई उन्होंने, तो किसान कर्जा माफ़ी हो तो भारतीय जनता पार्टी को सवाल उठाना पड़ता है। उन्होंने मेट्रो रेल चलाई, उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण किया, उन्होंने शुद्ध पे युद्ध चलाया। ये सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी जो खींची हुई लकीर है उसके पीछे पीछे चलती हुई नज़र आती है। चाहे वो आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, बाद में उन्हीं के कृषि मंत्री ने कह दिया कि हमने तो 26 लाख का फिगर दिया था, 27 लाख। आप भी बीजेपी को इंडोर्स कर रहे हैं कि यानी कमलनाथ जी पे ही शुरू, मैं खत्म नहीं कहूँगा, लेकिन कमलनाथ जी मुझको देखोगे जहाँ तक मुझको पाओगे वहां तक मैं ही मैं हूं। देखिए सवाल ये है कि कमलनाथ जी जो हैं वो मुखिया हैं, और जी भी तो चाहिए सर, हैं पूरी पार्टी साथ है उनके। आप देखिए कि कांग्रेस में जो है, अब जो है कांग्रेस ने, आपने पिछले 15 साल देखा कांग्रेस को, और अभी जो कमलनाथ जी की सरकार, कमलनाथ जी को विपक्ष में देखा एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर देती है और हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को कमलनाथ जी के लिए जवाब देना पड़ता है। आज भी रेस में हमने देखी पृथ्वीपुर का टिकट फाइनल कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी किसी को ढूंढ रही है। हमारी खबर ये है कि शिशुपाल यादव जो समाजवादी से, उनको लाके टिकट देने वाली है। तो चारों तरफ से जब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं रहता तो भारतीय जनता पार्टी उनको टारगेट करती है। अब उम्र का दराज है, ये है, हमको प्रदेश को अनुभवी नेता चाहिए। ये बात जो है उम्र वाली, इस पर मैं ज़रूर नेहा जी एक बात कहूँगा।
आपकी पार्टी के, अब तो वो दिवंगत हैं, लेकिन चुनावी राजनीति के बहुत ही अनुभवी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज की। अनिल माधव दवे जी केंद्रीय मंत्री भी रहे और बहुत संभावनाशील एक राजनेता, असमय दुर्भाग्य से अब हमारे बीच नहीं है। उनका कहना था कि जब हमने उनसे एक बार इंटरव्यू किया 2014 के आसपास, चुनाव 2013-14 के बीच में, तो उन्होंने कहा कि हम चुनावी कैंपेन बनाते समय बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को टारगेट नहीं करते, लेकिन चुनावी राजनीति में मुझे लगता है कि कई चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है विश्व में, अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने अडवाणी जी को 82 साल की उम्र में प्रधानमंत्री के तौर पर एक कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया था और चुनाव लड़वाया था। तो उम्र जहां तक है वो एक दिमाग का जरूर उस पर एक खेल हो सकता है, पर जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकार के साथ साथ में एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के आरोप नहीं है। अगर आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को देखेंगे, पिछले दिनों के जिस तरीके से बयान आए हैं, चाहे लक्ष्मण सिंह जी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, तो ये लोग चीख चीख कर क्या कह रहे थे, गायब कमलनाथ है, कांग्रेस अनाथ है। अब इसका कारण क्या है? लगातार जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी आते हैं, आप क्या ये कह रही हैं नारा कांग्रेस का ही है? नहीं, निश्चित ही भाव ये थे, शब्द मेरे हो सकते हैं, पर भाव ये कांग्रेस के थे। और जिसमें लक्ष्मण सिंह जी ने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो नेतृत्व है वो कमजोर है। अब वो कमजोर क्यों है? वो कमजोर इसलिए है क्योंकि अंधा बाटे रेवड़ियां घूम घूम कर खुद को दे। पूर्व में मुख्यमंत्री कमलनाथ रहे, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी कमलनाथ हैं, और वही कमलनाथ जी विदेश की यात्रा पे रहते हैं, कभी दिल्ली में रहते हैं। 15 माह सरकार चलाई कमलनाथ जी ने, पर 15 दिन भी इकट्ठे शरद जी यहाँ पर नहीं मिले मध्य प्रदेश के अंदर। और जहां तक ये बात करते हैं किसान कर्ज माफी की, ओबीसी आरक्षण की, तो ओबीसी आरक्षण हमने देख लिया, 27% आरक्षण का और 27% ही विधेयक विधानसभा में लगा के झूठ बता दिया कि कुल आबादी जो ओबीसी की है वो 27% की है। ये कमलनाथ जी वही रहे, जब बाढ़ आई तो ऊपर हेलीकॉप्टर से घूम घूम कर आ गए या फिर वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से झांकते रहे। अब कमलनाथ जी ने अपने खुद के पिछले 28 उपचुनाव में जगह जगह जाकर कहा, और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि जब वो सागर गए तो कहते हैं 35 साल के बाद आया हूं, ग्वालियर गए तो कहते हैं 15 माह के बाद आया हूं, और इस प्रकार की परिस्थितियां जो हैं वो लगभग हर चुनाव क्षेत्र में उनकी तरफ से यही रही, जो स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस के पास आज ना नेता है ना नेतृत्व है। आपने अपने पैकेज में भी कहा, ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है, कांग्रेस होती है। पर आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर विपक्षी एकता की बात करके ये मान लिया है कि उनको कंधों की आवश्यकता है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। और उस सर्वे की भी पोल खोल दी है जिसका वर्णन कमलनाथ जी लंबे समय से कर रहे थे, जब से ये 4 सीटें आई थी उपचुनाव की। कमलनाथ जी कह रहे थे कि जो बेहतर उम्मीदवार होगा वो सर्वे के माध्यम से आएगा, और इनके जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी, उन्होंने अपने आप को स्वघोषित उम्मीदवार बता दिया है। यही मूल अंतर है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, एक मजदूरी करने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, और यहाँ पे स्वघोषित उम्मीदवार आ जाते हैं। जल्दी से आप कमेंट कर सकें। देखिए, अभी जितनी बात नेहा जी ने कही, एक भी बात कमलनाथ जी के लिए मीन मेक निकालती रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अपनी उपलब्धि नहीं बता पाई। कमलनाथ जी ने ये किया था तो हमने ये करके दिखाया, ये नहीं बता पाई। उनके जो 100 रुपए की बिजली थी उसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। महिला अत्याचार में ये प्रदेश नंबर 1 था, 1 साल में पीछे हो गया। अवैध उत्खनन में नंबर 1 था, ये एक तीसरे नंबर पे चला गया। जी से जल्दी से ले लेता हूं। ये जो चीज है ना, ये कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को जब मुद्दों की बात करेंगे ना, कांग्रेस जब मुद्दों की बात करेगी, वो कह रहे हैं आपकी ताकत क्या है, वो कह रहे हैं आपकी ताकत क्या है। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी नहीं बताता, वो हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए लगा रहता है। अगर आप मुख्यमंत्री जी को देखेंगे तो एक दौर की जनदर्शन यात्रा हो चुकी है, जनता से संपर्क साध चुके हैं। वहीं पे प्रदेश अध्यक्ष जी को देखेंगे तो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में है, चाहे चुनावी क्षेत्र में चाहे दूसरे क्षेत्रों में। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कहां? आज कांग्रेस के बाकी नेता हैं कहां? आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है कहां? तो बहुत जो साफ अंतर है दोनों पार्टियों का वो स्पष्ट दिखता है। और ओबीसी की बात करेंगे तो घिर जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि 3 क्षेत्र छोड़कर ओबीसी आरक्षण अगर लागू किया तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। बिल्कुल, लेकिन ये कमलनाथ ना कांग्रेस के रडार से गायब है, ना बीजेपी के रडार से गायब है। बीजेपी का रवैया स्वाभाविक तौर पर आलोचनात्मक है, हमलावर है, बहुत हमलावर है। तो
कांग्रेस का रवैया कमलनाथ जी को लेकर यही है कि हे तारणहार, हे बंधु, आप ही हमारे लिए प्रकाशमान स्तंभ हैं और आपने ही 2018 में हमें 15 वर्ष के सूखे से निकाला था। तो हे कमलनाथ जी, आप ही हमारे लिए 2023 में और इन उपचुनावों के लिए तारणहार बने, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर कमलनाथ नहीं तो कौन? युवा पीढ़ी अभी युवा है। दिग्विजय सिंह जी एक तरह से इस तरह की राजनीति से अपने को अलग ही कर चुके हैं। अजय सिंह जी और अरुण यादव के बारे में ये कहा जा सकता है कि अभी उस तरह का एक कद और उस तरह की चीज़ क्या है, हालांकि मौका देने पर अप्रूव होगी। हर्षवर्धन जी, यही मुझे समझाने की कोशिश करिए कि कमलनाथ जी नहीं तो कौन? मान लीजिए कि कुछ ऐसी घटना परिस्थितियां बनती हैं, ऐसा सोच विचारण होता है, तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ के अलावा कोई बागडोर संभाल सकता है कोई और नेता? क्योंकि कमलनाथ जी वन मैन आर्मी जैसी एक हैसियत तो रखते हैं, उनके पास एक अपनी टीम है, अपने संसाधन हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, 40 साल से ज़्यादा का राजनीति का अनुभव है और मध्य प्रदेश में वो न सिर्फ दमोह बाई इलेक्शन के लिए दावा कर सकते हैं कि उसकी जीत के पीछे हम लोगों का हाथ है, बल्कि 2018 भी उनके खाते में रहा। जी हर्षवर्धन जी। जी देखिए, कमलनाथ जी के जो राजनीतिक संपर्क हैं, जो अनुभव है, एक बड़ा ही विशद उनका क्षेत्र रहा है राजनीति में। लेकिन हम पहले से जो बात करते रहे हैं कि कमलनाथ को अब अपने पावर का डेलीगेशन करनी, क्योंकि अगर आपको 2023 के रण में उतरना है तो आपको बहुत सारे सिपह सालार चाहिए। कमलनाथ का स्वास्थ्य जो है वो एक चिंता का कारण तो कांग्रेस के लिए है, इसको कांग्रेस को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कमलनाथ के स्थान पे नए चेहरों को कांग्रेस मौका देती है तो एक जोखिम की बात रहेगी। इसके साथ ही कमलनाथ के मन में उनकी सत्ता छीनने का जो दर्द है वो अब तक जिंदा है। 28 उपचुनाव में वो हार गए, अब उनको लगता है कि 2023 में कुछ पासा पलट सकता है, तो कमलनाथ की एक स्वाभाविक दावेदारी तो बनती ही बनती है। लेकिन जिस तरीके से अरुण यादव खामोश रहते हैं, अजय सिंह खामोश रहते हैं, उनके भाजपा में जाने की अटकलें उठती हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैस तो है शरद जी कांग्रेस के अंदर प्रदेश में, और वैसा ही मैस कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली में भी लगता है कांग्रेस के अंदर। तो जब तक ये पूरा मैस आप ख़त्म नहीं करेंगे, अटकलों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक भाजपा के पास हमलावर होने का मौका रहेगा ही रहेगा। फिरोज साहब, सवाल ये तो पूछा जाएगा ही कि आखिर डेलीगेशन जो है पावर का, वो इसको विकेंद्रीकरण करना, इसका डिसेंट्रलाइजेशन करना, इसमें कोई बाधा नहीं है और ये बात बिल्कुल ठीक है। आज आपके ऊपर भी बहुत 2, 3, 4 बड़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हों, मेरे ऊपर हों, नेहा जी के ऊपर हों या हर्षवर्धन जी के ऊपर हों, तो हम भी कहेंगे कि साहब 1-2 अच्छे हैंड मिल जाते तो बहुत अच्छा रहता। कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग टीम में भी जाती है कि कमलनाथ जी शायद अभी ये भरोसा नहीं जुटा पा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को बनाए तो वो जिम्मेदारी निभाएगा। फिर उनका कम बोलना, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई निगेटिव बोलते हैं, लेकिन उनका कम बोलना, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो खूब बोले, कार्यकर्ताओं के मन की बात सुने। और दिग्विजय सिंह जी इसीलिए खासे मकबूल होते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में कि उनके जो अपशब्दों को भी वो झेलते हैं, उनकी नाराज़गी को भी झेलते हैं, मुस्कुराते हैं और घंटों समय बिताते हैं। देखिए, कमलनाथ जी का अपना अलग व्यक्तित्व है। कमलनाथ जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं 7-8 साल से पिछले पीसीसी में हूँ, मैंने उनको देखा है कि वो जितना पावर का डेलीगेशन करते हैं दूसरे लोगों को, अभी भी ये 3-4 उपचुनाव जो हुए, इन उपचुनावों के लिए उन्होंने पहले से टीम बनाई, पहले से टीम बना के लोगों को वहाँ भेजा। उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक कार्यकर्ता की बात सुनी, पूरे एआईसीसी के जो सेक्रेटरी हैं उनसे कहा कि आप लोग अलग एक पैरेलल सर्वे करिए, कार्यकर्ताओं से बात करिए। कहीं भी आप देखिए पूरी कांग्रेस में जहाँ भी शेरा भैया थे, जैसे वो कह रहे थे सुरेंद्र सिंह जी की हमें टिकट मिलेगा, हुआ ये कि टिकट जो था उन्होंने खुद ही ने कह दिया आके कि साहब जिसको पार्टी टिकट देगी वो उसको हम अपना उम्मीदवार मानेंगे और हम उसको जिताने में मदद करेंगे। पहले तो वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। तो कमलनाथ जी का जो सिस्टम मैनेजमेंट है, शेरा जी पर बहुत अधिक भरोसा जी। देखिए, शेरा जी पे भरोसा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उसका उल्टा हुआ। हर मामले में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है। आप देखिए कि 4 उपचुनाव हैं,
कहीं भारतीय जनता पार्टी के नारियल नहीं देखने मिले, कहीं घोषणाएं आपको देखने नहीं मिली, कहीं आपको पत्थर लगते नहीं देखने मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि कमलनाथ जी ने स्पष्ट एक लाइन खींच दी कि मुख्यमंत्री का काम ये है घोषणा करना नहीं है, आपका काम है आदेश निकालना, और जैसे आदेश निकले वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जो उन्होंने अपनी 15 माह की बहुत छोटी सी सरकार में ये करके दिखाया। तो कमलनाथ जी की जो पूरा अनुभव है, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उनको भी उसी रास्ते पे तरीके से सीखना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों का विश्वास हो, प्रदेश के लोगों का जो है के लिए आवश्यक है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो और एक विपक्ष जो है उसमें भी एक स्ट्रांगनेस हो, वननेस हो, और इसीलिए मूल अंतर समझ में आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, संगठन महामंत्री सुहास जी हैं, सह संगठन महामंत्री हितानंद जी हैं, प्रदेश प्रभारी भोपाल में हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी भी भोपाल में हैं। तो इस प्रकार से लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाना, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, जनता के बीच में रहना। अब आप कांग्रेस को देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो गए, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हो गए और नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ हो गए। कैडर के नाम पर कांग्रेस पार्टी के पास कोई मिलता नहीं है, और यही हालत है कि जैसे जैसे कांग्रेस जो है 400 से 40 पर आई है, वही मध्य प्रदेश में हालत हो गई है। आप इत्तेफाक करेंगी कि कैडर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैडर, काम, लीडरशिप, इन सब का एक आदर्श समन्वय ही जीत तक ले जाता है। वही बात है, आपने बहुत सही कहा शरद जी, और समन्वय जहां पर होता है वहीं पर संगठन नजर आता है, वहीं पर अनुशासन समझ में आता है। आप कांग्रेस में देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा था, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने शुभकामनाएं दी अरुण यादव जी को, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने उनका बंटाधार कर दिया आने वाले समय के लिए, एक तरीके से निपटाने वाला काम कर दिया। दूसरी ओर आप देखिए, सज्जन सिंह वर्मा शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो 1 महीने पहले कह रहे थे जब अरुण यादव मीटिंग में नहीं आए थे कमलनाथ की, कि इनके पास 1000 एकड़ की जमीन है, इनके पास कई सारे कॉलेज हैं, अब ये कौन सी राजनीतिक खेती करें या अपनी खेती करें। तो जिस तरीके के आपसी सरफुटअव्वल है, जूतम पैजार है, ये सिर्फ आपको कांग्रेस के अंदर नजर आता है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चीखती रहती है, वो संगठन को बढ़ाने में, संगठन को बढ़ाने में आगे चलता रहता है। की बात से ये क्या कुछ ऐसी राय नहीं बन सकती, कुछ चुनाव तक थोड़ा चुप रहा जाए? बात सही है कि कई बार भले ही हंसी मजाक आपकी पार्टी का चरित्र है और आप बीजेपी से एकदम मुख्तलिफ हैं इस मायने में, आपके यहाँ खुलकर कहा जाता है, बोला जाता है, हंसी ठिठोली होती, लेकिन जनता चूंकि लंबे समय तक बीजेपी की रिजिम को मध्य प्रदेश में देख चुकी है, जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती, नाराज़गी बंद कमरों में कैद रहती है, वहाँ आपका ये खुलापन वो सोच के उन्हें लगता है कि अरे इस पार्टी में तो बड़ा झगड़ा है, बड़ी लड़ाई है, हर दिन विरोधाभासी बयान आते हैं सामने। सुबह कोई बोल जाए, शाम तक आके वो वापस अपने बयान पर वैसे का वैसे भूले शाम को भी कहा आ जाते हैं, सब शाम को आ जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में सब लोग आ जाते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से जो राह पे मध्य प्रदेश था, और कमलनाथ जी ने जिस तरीके से बैरिकेड्स भारतीय जनता पार्टी के सामने लगाना शुरू किए, मैंने अभी पिछली बार में जो उदाहरण दिया कि कहीं नारियल नहीं दिखे आपको, घोषणाएं नहीं दिखी आपको, कोई चीज़ भारतीय जनता पार्टी ऐसी कर, जहां भी भारतीय जनता पार्टी चूकती है या तो वो सोशल मीडिया पे घिर जाती है या सड़क पे घिर जाती है, लेकिन घिरती भारतीय जनता पार्टी। 30 सेकंड में कंक्लूडिंग रिमार्क, इस बहस को विराम दीजिए अपनी टिप्पणी से। जी हर्षवर्धन जी। सर, अगर कमलनाथ को अपनी सत्ता जो छिन गया है उसका दर्द को ख़त्म करना है और कांग्रेस की संभावनाओं को मध्य प्रदेश में जीवित रखना है, तो उनको निरंतरता की राजनीति करनी होगी और लगातार मैसेज देना होगा कि वे कार्यकर्ताओं के बीच हैं, जनता के बीच हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कांग्रेस के लिए भी। कमलनाथ जी पर दायित्व अधिक हैं, चुनौतियां भी उनके सामने बहुत अधिक है। उनके पास एक ऐसी विखंडित शब्द मैं यूज़ करूं कि नहीं, मैं दुविधा में हूं, लेकिन एक ऐसी कांग्रेस ज़रूर है जिससे एक बड़ा विभाजन जिसमें करीब 2 साल पहले हुआ है, और उसका एक बहुत बड़ा नेता भी उस विभाजन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी में चला गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात कर रहे हैं। तो इस पार्टी में समन्वय उत्पन्न करना, नाराज, मायूस, दुखी और कुछ हद तक अवसाद में गए नेताओं को फिर मुख्य धारा में लाना है, उनमें ये भरोसा पैदा करना है कि मैं ठीक है, आप मुझे अगर उम्र के तौर पर देखते हैं तो मैं ये काम करके बागडोर तो आप ही को सौंप कर जाऊंगा। मध्य प्रदेश में मैं कोई ये नहीं मान के आया हूं कि 10 वर्षों तक अब मध्य प्रदेश में
सत्ता में या अपोजिशन में मेरा ही दबदबा होगा। इस तरह का एक समन्वय का सूत्र का अभाव है और एक निरंतरता की राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करनी होगी, जो सिर्फ कमलनाथ जी की जिम्मेदारी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को, केंद्रीय नेता के तौर पर राहुल गांधी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, इन सबको ये बताना होगा कि मध्य प्रदेश हमारा कोहिनूर रहा है और हम अपने कोहिनूर से बहुत प्यार करते हैं और मध्य प्रदेश हम आते रहेंगे और एकजुटता का गीत सुनाते रहेंगे। लेकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा ये। बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया नेहा, और बहुत शुक्रिया करता हूँ हर्षवर्धन जी का। नमस्कार।